साथियों नमस्कार। कार्यरत शिक्षक सीजीटेट 2026 और शिक्षक भर्ती 2025 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी शिक्षक गुरुजन सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फ्रेशर साथी सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज की इस वीडियो में बाल विकास पर क्लास 6 पर बात करेंगे, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, टॉपिक्स पर चर्चा होगी। लैंगिक मुद्दे, पूर्वाग्रह, खेल, भेदभाव से संबंधित, व्यक्तिगत भिन्नता, लिंग निर्धारण से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी कि समाज में लिंग किस तरह से प्रभाव डालता है, समाज के विकास में, समाज के निर्माण में लिंग किस तरह से प्रभाव डालता है। तो समाज निर्माण में स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलुओं की भूमिका निभाते हैं। भाई आप सभी जान रहे हैं, किसी भी समाज का निर्माण तभी होता है जब स्त्री और पुरुष उस समाज का हिस्सा बनते हैं। क्या समाज केवल पुरुष रहेगा तो वो समाज बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका समाज के निर्माण में होती है और दोनों ही समाज के मेंबर हैं, है ना भाई। तो स्त्री और पुरुष दोनों का होना जरूरी है। प्राचीन काल से यानी कि पुराने समय से ही स्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल में स्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो वैदिक काल आया तो वैदिक काल में स्त्री प्रत्येक पग पग पर पुरुष के साथ चलती थी, पुरुष के साथ चला करती थी। चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात हो, चाहे वेद पढ़ने की बात हो, सभी प्रकार के जो अधिकार है महिला वर्ग को था। सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, सभी प्रकार के कार्य पुरुषों के समकक्ष होकर वो कर सकते थे। लेकिन सामाजिक नीतियों के निर्धारण और संचालन में ये क्या होते गया, महत्वपूर्ण भूमिका भी जो निभाते गया। जैसे इसमें कई ऐसे महिला है जो कि बहुत ही शिक्षित रहीं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा आदि। ये जो है उस युग की ऐसी महिलाएं हैं जिसका उदाहरण आज भी हम सुनते हैं। ये न केवल उच्च शिक्षित थी बल्कि विदुषी महिला भी थी। इसके अलावा इनमें गणित के भी ऐसे जानकार थे, पारिस्थितिकी, समाज विज्ञान से रिलेटेड भी जानकारियां उस समय प्राचीन काल हो या वैदिक काल हो, स्त्रियों के पास ये तमाम प्रकार की जानकारियां मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, वैदिक काल की शुरुआत में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे ही उत्तर काल आया, उत्तर काल आते ही स्त्रियों की दशा, नारी की दशा गिरती चली गई, नारी की स्थिति गिरती चली गई और उनको फिर पर्दा में रखा जाना, पढ़ाई से वंचित किया जाना, ठीक है, चार लोगों के बीच में जाने से रोकना, अर्थात बहुत प्रकार से उनके साथ जो है स्त्रियों के साथ फिर अत्याचार की स्थिति होने लगी। अब बात करें लिंग और जेंडर, आखिर ये दो शब्द समाज से ही आता है, ठीक है, लिंग और जेंडर। आप यदि अभी वीडियो को देख रहे हैं, जो गुरुजन हमसे जुड़े हुए हैं उनको लगता होगा कि ये जो लिंग और जेंडर ये तो एक ही है। लिंग हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको जेंडर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊंगा कि कितना अंतर है इन दोनों में, सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से। देखिए, लिंग क्या है? एक जैविक संरचना है। जैविक संरचना से तात्पर्य क्या है? मतलब जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जैसे स्त्री और पुरुष बनाया है, ठीक है। जैसे जो भी स्त्री और पुरुष बनाया होगा तो हम कहते हैं कि जैविक रूप से एक लड़की बना, एक लड़का बना, है ना भाई। ये जैविक रूप से वो चीज है, विद्यमान है। लेकिन ये लिंग में ना, लिंग में दो स्त्री और पुरुष की बात हमने कही, लेकिन जब ये जेंडर आया ना तो जेंडर को ये प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से ये नहीं बना, बल्कि इनको बनाने वाला कौन है? समाज के लोग हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण? जेंडर का निर्माण। देखो, लिंग में फिर देखो, ये प्रकृति प्रदत्त है। मैंने कहा स्त्री होना या पुरुष होना ये प्रकृति की देन है, जबकि जो जेंडर है वो समाज द्वारा निर्मित है। यानी कि जेंडर की रचना किसने की? समाज ने की थी।
लिंग स्थिर है, लिंग में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर में आज चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन समाज से हुआ है, ठीक है। लिंग व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो जेंडर है व्यवस्थित होता है। अब लिंग परिवर्तनशील है, जबकि जेंडर है वो है क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अब यहां मैं बात करूंगा लिंग और जेंडर कैसे ये एक दूसरे से अलग हमको लगता है। तो देखिए, भेदभाव पर पहले बात करते हैं, और जो समाज में ही होता है, ठीक है। इसी लैंगिक भेदभाव जो कि हमको समाज में देखने को मिलता है, महिला और पुरुष में सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली जो भिन्नता लैंगिक भेदभाव, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाना ही लैंगिक भेदभाव है। और लैंगिक भेदभाव कैसे नजर आता है, अक्सर जब आप कहते हुए पाते हैं, देखते हैं कि तय तो टूरी हंसते ये काम नहीं कर सकस, तय लड़की है ये काम नहीं कर सकस, वो लड़का है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकी। तो ये भेदभाव है, और समाज के लोगों द्वारा इस तरह की जो भेदभाव है वो डाला जाता है, ठीक है। तो यही भेदभाव लैंगिक भेदभाव कहलाता है। और ये भेदभाव न सिर्फ समाज में बल्कि आज विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका है। अब विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज भेदभाव देखने को मिलता है। अक्सर आप देखेंगे ना, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं ना, देखना जो मैकेनिकल ब्रांच होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर लड़के ही रहते हैं, लड़कियां गिनती में रहते हैं। आईटीआई में अगर देख लो, इलेक्ट्रिशियन फिटर जैसे फील्ड हो गया, वहाँ पर लड़के ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, लड़कियां कम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और कई सारे फील्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे लोको पायलट की बात कर लें, ट्रेन की जो चलाते हैं, वहाँ पर भी मैक्सिमम लड़के ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये व्यावसायिक क्षेत्र है या फिर नौकरी पेशा क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिला। इसके अलावा एजुकेशन की भी मैंने बात की, शिक्षा के क्षेत्र की भी मैंने बात की, वहाँ पर भी जो है लैंगिक भेदभाव आपको देखने को मिला है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी भेदभाव देखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि गांव में जैसे सरपंच महिला मुखिया है ना भाई, तो वहां पर ऐसी मनगढ़ंत लोगों की बातें हो जाती है कि ये तो महिला सरपंची हो, काय चला सकी। इस तरह की जो बातें हैं अक्सर समाज में जो है निकल कर आता है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में कैसे निकल कर आती है, जैसे घर में होता है ना, घर में तो पुरुष ज्यादातर मुखिया होते हैं, ठीक है, महिलाओं को नहीं दिया जाता वो कार्यभार। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि उसको आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं को जो है पुरुष की कंपेयर में पीछे रखा जाता है, ये अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अब समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, महिलाओं को भी अब जो है मौका दिया जाने लगा है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे वैज्ञानिक हो या फिर इसरो वगैरह में आप चले जाएंगे, ठीक है, नासा में आप चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या मिलता है भाई, पुरुष वैज्ञानिक ही ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अब हालांकि अब थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, बाकी आज भी जो है पुरुष और महिला में कंपेयर किया जाता रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में हो चाहे खेल जगत के क्षेत्र में हो, आज भी जो है यहाँ पर प्राथमिकता ज़्यादातर महिलाओं के अपेक्षा पुरुष को दी जाती रही है, ठीक है। तो यही भेदभाव लैंगिक भेदभाव कहलाता है। आगे बात करें लैंगिक रूढ़िवादी। अब यही जो रूढ़िवादी है ना, लैंगिक लिंग और जेंडर को बात करता है, उनकी बात करता है। देखो कैसे लैंगिक रूढ़िवादी मतलब एक ऐसी सोच, एक ऐसी परंपरा जो कि गलत है फिर भी वो चला आ रहा हो। समाज की एक ऐसी परंपरा जो कि गलत होने के बाद भी उस समाज में चल रहा है, यही रूढ़िवादी परंपरा है। कैसे, देखिए, लिंग की धारणा जो पहले से चली आ रही है वही लैंगिक रूढ़िवादी है, वादिता है। मैंने कहा लिंग वाला जो धारणा है, ठीक है, वो समाज में आदिकाल से चलता आ रहा है, गलत होते हुए भी वो समाज में चल रहा है, और यही लैंगिक रूढ़िवादिता है। कैसे वो चल रहा है, देखो, जैसे परिवार से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे आपके परिवार में एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लड़की के लिए
अलग खिलौना लेते हो, लड़के के लिए अलग, अगर वो लड़की है तो उसके लिए गुड्डी गुड़िया लेते हो, लेकिन अगर वो लड़का है तो उसके लिए गाड़ी मोटर लेते हो। पहनने की चीज़ में भी आप भेदभाव करते हो, वो लड़की है तो उसके लिए फ्रॉक लेते हो, लड़का है तो उसके लिए पैंट शर्ट लेते हो। कलर को लेकर भी भेदभाव होता है, मतलब जैसे कोई लड़का है वो गुलाबी वगैरह जैसे पहन लिया तो बोलते अरे लड़की मन से ही कलर पसंद करते रे। इस तरह से बातें आप उसके माइंड में डाल रहे हो। अब जो आपके माइंड आप जो है उसके माइंड में डाल रहे हो, तो भाई लैंगिक रूढ़िवादिता तो वो हो रही है, जो आदिकाल से चलते आ रहा है वो चीज़ तो निकल कर आ रही है ना। तो यही चीज़ें हैं जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म देता है। इसमें कई एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। देखो, लड़कियों की तरह क्यों रहते हो, अक्सर आप देखना जैसे कई जो लड़के होते हैं ना, एकदम थोड़ी थोड़ी बात पर रो देते हैं तो बोलने लगते हैं। स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा भी ऐसा देखा गया है, ठीक है, अर्थात कैसे दिन भर है लड़की में इनकी तरह रोता था, पिल हाथ चसरे, ऐसे बोल देते हैं। इसके अलावा लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये भी जो है अलग अलग तरह के इस तरह की जो बातें हैं रूढ़िवादिता को लेकर आज भी निकलकर सामने आती है, ठीक है। अब बात करें लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? देखो, ये जन्मजात नहीं होता। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है वो क्या होता है, जन्मजात नहीं होता, बल्कि ये समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा मन में डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? ये जन्मजात नहीं होता, बल्कि उम्र के साथ ये सीखी जाती है। सीखता कैसे है भाई? समाज के लोग उसको बोलेंगे तभी तो वो सीखेगा ना। तो पूर्वाग्रह के अंतर्गत एक व्यक्ति अन्य के बारे में विशेष प्रकार के विचारों का विकास कर लेता है, वो भले ही नकारात्मक हो या कुछ भी हो सकता है, और अक्सर ये नकारात्मक और रूढ़िवादिता सोच पर आधारित होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि पूर्वाग्रह बिना किसी विशिष्ट समूह के प्रति, बिना किसी परीक्षण के बनाई गई एक राय है। यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह किसी के मन में यदि एक गलत धारणा बना लेना, ठीक है, अर्थात अब कैसे भी वो धारणा हो सकती है, पुरानी सोच, और वो सोच निगेटिव को जन्म देता है, निगेटिविटी को जन्म देता है, और वही लिंग के प्रति ये सोच होती है, और यही लिंग के प्रति गलत धारणा जो पुराने समय की धारणा है वही लैंगिक पूर्वाग्रह है, ठीक है। चलिए, जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी है। अब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, चाहे आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हो 2026 की, या आप कार्यरत शिक्षक हो, या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। अब आप मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपको समाज में ऐसी भूमिका का निर्माण करना है जहां जेंडर मुक्त हो, यानी कि लिंग के रूप में भेदभाव नहीं किया जाता। वो लड़की है तय लड़का, तैयारा नहीं कर सकता, ओला नहीं कर सकता। अगर इस तरह के भेदभाव से मुक्त यदि आप कक्षा की का निर्माण करना चाहते हो, समाज का निर्माण करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो देखिए, लड़के और लड़कियों को आप सबसे पहले तो समान रूप से देखें, बिल्कुल उनको दोनों का समान अधिकार है, ठीक है। जो कार्य आप लड़की को दे रहे हैं वही कार्य आप लड़के को दें, जो कार्य आप लड़के को दे रहे हैं वो कार्य आप लड़की को भी दें। आप ये ना सोचे वहां पर कि तय लड़की स्तर नहीं कर सकते तय लड़का स्तर नहीं कर सकते, है ना। अक्सर ये देखा जाता है, ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लड़के और लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, ठीक है, तो उनके साथ भी जो है आपको समान रूप से व्यवहार करना होगा। वो लड़की है तो उनके साथ जैसे सहानुभूति का व्यवहार कर दिया जाता है, और लड़का है तो उनके साथ गुस्सा वाला प्रवृत्ति, मारपीट वाली प्रवृत्ति जैसा हो जाता है। लेकिन दोनों के साथ समान व्यवहार करो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, ताकि उनमें क्या हो, हीन भावना का भाव न आए। इसके अलावा व्यवहार का भी सतत मूल्यांकन किया जाना, जिससे कि जेंडर भेदभाव का पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बचाया जा सके। यानी कि जो व्यवहार है उसका भी, बच्चे के व्यवहार का भी आप मूल्यांकन करते रहें, ठीक है, ताकि वो क्या करे भाई, भेदभाव की स्थिति उनमें भी आपस में मत आए, है ना। तो इस तरह जो है एक शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा लिंगवादी भाषा के भी प्रयोग से हमको रोकना चाहिए। अक्सर ऐसे भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है जो लिंगवादी भाषा होता है ना। जैसे कई सारे ऐसे भाषाएं हैं जो कि कहना चाहिए लिंग को, जैसे मैंने वही चीज़ मैंने कहा, लड़की की तरह क्यों रहते हो, है ना। तो इस तरह ये जो भाषा है, ऐसे भाषाओं का हमको प्रयोग नहीं करना है, ताकि उनमें क्या हो, हीन भावना के बाद उनकी बातें ना आए, ठीक है। जेंडर संवेदन होकर नियोजित ढंग से पाठ्यचर्या, इसमें देखो
आप जो है जेंडर भेदभाव बिना, माने कि लड़की और लड़का में भेदभाव किए बिना ही आप जो है पाठ्यक्रम पर चर्चा करो, पढ़ाओ और बिल्कुल समान समझ के पढ़ाओ, है ना। किसी तरह से भेदभाव की भावना ना आए शिक्षक में। ये है लैंगिक समानता, ठीक है। लैंगिक रूप से समान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अर्थात आप एक आदर्श टीचर बने और जेंडर निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत करें, ये शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट पर बात करें। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा जो बदलने की जरूरत है। अब क्या होता है, समाज में जो पुरानी से पुराने रूढ़िवादी सोच आ गई है लड़की और लड़का को लेकर, उस धारणा को बदलना है। और उस धारणा को आप कैसे बदल सकोगे, तो आप एक शिक्षक हो, आप ऐसे शिक्षित करो बच्चों को कि आगे चल के जब वो समाज का हिस्सा बनेंगे तो इस तरह से लड़की लड़का वाली भेदभाव की स्थिति उसमें ना आए। आज देखे जाते हैं ना, जैसे सामाजिक बैठक होता है ना, तो महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, वहां पर केवल पुरुष ही जाते हैं। समाज के बैठक में केवल पुरुष को ही हिस्सा लेने दिया जाता है। और आज भी ये चल रहा है। आपके भी समाज में अगर आप में से जितने भी साथी हमसे जुड़े होंगे, गुरुजन से जुड़े होंगे, तो आप अक्सर देखेंगे कि सामाजिक जो बैठक गांव में होती है ना, किसी भी समाज की मैं बात करूं, तो वहां पर केवल पुरुष लोगों को ही रखा जाता है, महिलाओं की वहां पर कोई औचित्य नहीं होती है, जबकि ये पूर्णतः गलत है। यदि बच्चों को आप समानता का शिक्षा देंगे तो वहां पर जब समाज में बदलाव आएगा तो महिला और पुरुष दोनों बैठकर जो है समाज की उन्नति में एक बैठक में शामिल होकर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आज के समाज में होना चाहिए। चूंकि अब हमने तो बात की लिंग की, आखिर ये जो लिंग निर्धारण है वो कैसे किया जाता है ये है बायोलॉजी वाला टॉपिक, लेकिन आपको इसको पढ़ना किसमें है, बाल विकास। एक चीज हमेशा याद रखना, बाल विकास में आप ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि आपको विज्ञान की तरह लगता है और है भी वो विज्ञान। तो देखिए क्या होता है लिंग निर्धारण और कैसे आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि पुरुष होगा या महिला होगा या लड़की होगा या लड़का होगा। अक्सर आप देखते हैं मेरे दोस्तों कि जब लड़की होती है ना तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि तोरे की वजह से टूरी टूरी हुआ थे, जबकि ऐसा कतई नहीं होता। तो आखिर वो कौन से फैक्ट है जो कि बेटा या बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, आइए बात करते हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्र को कहा जाता है। दो तरह के, चूंकि जो है यहाँ पर दो तरह के गुणसूत्र 23 के जोड़ा में 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। हमारे जो शरीर है ना, हमारी बॉडी, उसमें दो तरह के गुणसूत्र एक्स और वाई गुणसूत्र। जो मेल होता है ना, पुरुष जिसको कहते हैं, पिता जिसको पुरुष कहेंगे, तो उसके में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में केवल एक्स गुणसूत्र है, मतलब एक्स डबल होता है, एक्स गुणसूत्र होते हैं। और इसमें मेल में यानी कि पुरुष में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र, और टोटल गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है, 23 के जोड़े में। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर कैसे बेबी होगा और कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब जो है एक्स और वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं ना, याद रखेंगे, जब एक्स और वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो वहां पर मेल होता है, और जब एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर फीमेल होता है। इसको और डिटेल्ड आपको पर्यावरण में हम बता देंगे, ठीक है। वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो, इसमें मैं अपने शब्द में पहले आपको बता दूं, प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होता है। अगर आपके कक्षा तीसरी में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो ये 10 बच्चे, हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होगा, चाहे वो बातचीत में हो, चाल चलन में हो, पढ़ने लिखने में हो, रंग रूप में हो, आकार प्रकार में हो, किसी भी रूप में सही, लेकिन वो 10 बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होंगे ही। और वही जो भिन्नता है क्या कहलाता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक ना, प्रत्येक बच्चा भिन्न है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता का विचार किसने दिया था, तो गाल्टन ने दिया था। याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये आ सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया था,
गार्टर ने दिया था। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर ने, टायलर ने, कैटल ने, स्किनर आदि ने भी जो है इस क्षेत्र में योगदान दिया है, अर्थात उनका भी योगदान जो है व्यक्तिगत भिन्नता के दृष्टिकोण में रहा है। टायलर ने क्या कहा था व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर कथन दिया, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के समस्त पहलू आ जाते हैं जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता में वो हर क्षेत्र, चाहे वो बौद्धिक भिन्नता की बात हो, चाहे वो रंग रूप की बात हो, आकार प्रकार की बात हो, पढ़ने लिखने की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, तमाम प्रकार की जो कारक है या पहलू हैं, समस्त प्रकार के पहलू जो है इसी व्यक्तिगत भिन्नता में आ जाते हैं जिसका मापन और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के सब पहलू आ जाते हैं, ये तो टायलर ने कह दिया। अब कौन कौन से पहलू आ सकते हैं, मैं उस पहलू की बात करूं तो सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, यानी कि शारीरिक स्तर जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रंग रूप, काला है, गोरा है, सांवला है, तो इसमें भिन्नता हमको देखने को मिल सकती है प्रत्येक बच्चे में। ठीक है, ये शारीरिक रूप से है, कोई बहुत हाइटेड रहता है तो कोई कम हाइट का रहता है, तो कोई बच्चा मोटा रहता है तो कोई बच्चा एकदम पतला रहता है, कोई एकदम गोरा रहता है तो कोई सांवला रहता है। तो इस तरह से शारीरिक स्तर पर भी जो भिन्नता है देखने को मिलती है। इसके अलावा बौद्धिक स्तर पर कोई बच्चा बहुत होशियार रहता है तो कोई बच्चा कम होशियार रहता है, कोई बच्चा तीव्र गति से सीख जाता है, एक ही बार पढ़ाओगे ना तो वो समझ में आता है, लेकिन कोई बच्चा क्या है बार बार जब पढ़ा रहे हो ना तब भी उसके माइंड में धीरे धीरे वो चढ़ते रहता है, माइंड में वो कैच करता है ना। तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता बुद्धि पर भी हो सकता है। इसके अलावा संवेग में भिन्नता, अब संवेग में भिन्नता, संवेग 14 प्रकार के जो संवेग होते हैं बाल विकास में हम और आगे पढ़ेंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 प्रकार के संवेग, तो भय, गुस्सा, आश्चर्य, दुख, दर्द, ये सभी संवेग हैं, तो उसमें भी भिन्नता देखने को अक्सर हमको मिलता है। इसके अलावा क्या है, उसका जो व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व में भी हमको भिन्नता देखने को मिलते हैं। उनकी उपलब्धि में भिन्नता, अब उपलब्धि में भिन्नता कैसे देखने को मिलेगी भाई, वो जल्दी से कोई चीज़ को सीख लेगा, जैसे मैंने भाग सिखाया तो वो बच्चा, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तो कुछ बच्चे लेट से सीखते हैं, तो भाई उनकी उपलब्धि भी अलग अलग है ना दोनों की। वो कम उपलब्धि हासिल कर रहा है तो एक बच्चा ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर रहा है ना। उनमें गत्यात्मक कौशल, यानी कि कोई चलने, दौड़ने, कूदने फिरने में ज़्यादा माहिर है, खेलकूद में ज़्यादा माहिर है, तो कोई बच्चा इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है ना। तो उनके गत्यात्मक जो शारीरिक गति कौशल में भी भिन्नता। इसके अलावा रुचि में भिन्नता, अब रुचि में कैसे भिन्नता आप सभी जान गए इसको। देखिए किसी की रुचि पढ़ने में है, किसी की रुचि खेलने में है, किसी की रुचि गाना गाने में है, किसी की रुचि एक्टिंग में है, किसी की रुचि बातचीत करने में है ना। अलग अलग भिन्नता रुचि में भी। अभिरुचि, अभियोग्यता, उनकी क्षमताओं में भी भिन्नता। इसके अलावा व्यवहार में, मानसिक योग्यता में भी उसकी भिन्नता जो है देखने को मिलती है। ये सभी भिन्नता, ये अलग अलग पहलू हैं जो कि यही पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो है व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से कारण से बच्चों में इस तरह की भिन्नता आती है। तो सबसे पहले आनुवांशिकता, मतलब जैसे माता पिता छोटे हाइट के हैं तो बच्चे भी छोटे हाइट के होंगे। माता पिता रंग सांवला है तो फिर बच्चे का रंग भी सांवला हो सकता है। माता पिता का मुंह, कान, नाक का बनावट जैसा है तो उसके हिसाब से फिर पेरेंट्स के आधार पर बच्चों की भी वही हो जाती है। तो ये आनुवांशिकता से रिलेटेड भिन्नता है। इसके अलावा वातावरण, सही वातावरण मिलेगा, सही खेल कूद मिलेगा उसको, है ना भाई, अच्छे से वो खेल कूद पा रहे हैं, शारीरिक विकास होगा तो ये भी प्रभाव डालेगा। कई बच्चे क्या है, जैसे शहर के बच्चे ज़्यादातर बंद कमरे में ही कैद जैसे रहते हैं, वो ज़्यादातर अब खेलेंगे तो सिटी में कहाँ खेलेंगे, है ना। तो उनके लिए ये सब चीज़ों का अभाव हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा भी जो है, जैसे गरीब वर्ग के बच्चे हैं तो उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, और अच्छे संपन्न घर के हैं तो उसको हायर एजुकेशन मिलता है। तो यहाँ से भी भेदभाव निकल कर आता है। परिपक्वता, कभी कभी क्या होता है, सही उम्र में, जिस उम्र में उसको बढ़ना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, पूर्ण परिपक्व होना चाहिए, ऐसी उम्र में क्या हो जाता है, किसी न किसी प्रकार की उसको बीमारी आ जाती है और उसके वजह से भी उनमें क्या है, भिन्नता आ जाती है। इसके अलावा लिंग में, लिंग भी एक कारण है, अर्थात वो महिला है वो पुरुष है, इस तरह से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है। इसके अलावा
उम्र भी और बुद्धि भी प्रभाव डालता है। ठीक है, अब इस व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे हम पहचानें, कैसे उसका अध्ययन करें? तो अध्ययन करने के कई सारे विधियां हैं, कई सारे टेस्ट हैं, कई सारे परीक्षण हैं। सबसे पहला परीक्षण आता है बुद्धि परीक्षण, यानी कि यदि हमको बुद्धि में भिन्नता को नापना है कि कितना बुद्धि है, और बुद्धि में भिन्नता को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और बुद्धि परीक्षण करने के लिए जो है इसमें उसको प्राप्तांक के आधार पर, नंबर के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। इसके अलावा अभिरुचि, रुचि का परीक्षण करने के लिए अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण, शैक्षणिक उपलब्धि को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, उनके व्यक्तित्व यानी कि बच्चों के व्यक्तित्वशील गुण यानी उनके नेचर, उनके व्यवहार को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। बच्चों के संवेग को जानने के लिए संवेग का परीक्षण किया जाता है। उनकी क्षमता, उनके ज्ञान, उनकी रुचि, उनकी कौशल को जानने के लिए अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। तो अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग परीक्षण है जो कि किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम खेल की। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप जिस कक्षा में, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ के बच्चों को खेल कूद भी करवाना जरूरी हो जाता है। सिर्फ पढ़ाना ही शिक्षक का कर्तव्य नहीं है, मेरी इस बात को याद रखना। आप संज्ञानात्मक से लेकर सह संज्ञानात्मक गतिविधियों में भी आप बच्चों को शामिल करें, एक शिक्षक का उद्देश्य है। देखो, अब जब बात आती है खेल की, खेल क्या है? तो खेल जब कोई ऐसा कार्यकलाप जिसको करने से बच्चों को, या ऐसे बाहरी कार्यकलाप ना, एक बहिन नहीं है, ऐसा बाह्य कार्यकलाप, क्रियाकलाप, ऐसे बाह्य कार्य जिसको करने से बच्चों को आनंद मिलता है, वही खेल है। जिसको करने से बच्चों को आनंद मिले वही खेल है। और खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपनी इच्छा से भाग लेते हैं, अपनी खुशी से भाग लेते हैं, और खेलने के लिए बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव, प्रेशर नहीं होता, वही खेल है। और इससे क्या होता है, बच्चे सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। SCERT में जो बुक है DLED का, उसके आधार पर 5 प्रकार के खेलों के बारे में बताया गया है। मैं SCERT बुक के आधार पर बता रहा हूँ, 5 प्रकार के खेल बताया गया है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है मुक्त और संरचनात्मक खेल, एक है बाहरी और भीतरी खेल, तीसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक खेल, चौथा है ओजस्वी और शांत खेल, और पांचवा है संवेदी क्रियात्मक खेल। तो ये 5 प्रकार के खेल बताया गया है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, इतना आप याद रखो, यही चीज़ें जरूरी है। अब बात करें पियाजे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में खेल की क्या भूमिका बताई है। देखिए, जीन पियाजे ने खेल को लेकर क्या भूमिका दिखाया, स्टेज वाइज, उम्र वाइज, क्रियात्मक अवस्था के आधार पर उन्होंने कहा। तो देखियो, जब बच्चा संवेदी क्रियात्मक अवस्था में होता है, संवेदी मतलब 0 से 2 वर्ष ना, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र में बच्चा क्या करता है, खेलों में क्रिया नकल करता है। जो कोई, जैसे उसका बड़ा भाई, बड़ा दीदी या समाज के कोई लोग कर रहे होते हैं, बस उसकी नकल करने की कोशिश करती है, यही उसका खेल है। इस अवस्था में, संवेदी क्रियात्मक अवस्था में 1-2 वर्ष की उम्र में यही खेलने की उम्र है उनकी, इस तरह से खेलता है नकल करके। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक, अब 2 से 7 साल की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रतीक के माध्यम से खेल करता है, यानी कि जैसे उसको गाड़ी दे दिया गया, अब वो गाड़ी की आवाज़ निकालेगा। जैसे ट्रैक्टर दे दे, टैका टैका टैका, इस तरह ट्रैक्टर की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ निकालेगा, माने प्रतीकात्मक रूप से वो खेलना शुरू करता है। ठीक है, 0 से 7 वर्ष में। उसके बाद 7 से 11 जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चा वास्तविक खेल का अभ्यास करता है, क्योंकि ये विद्यालय जाने की अवस्था है। अब जब बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय के लोगों के साथ, बच्चों के साथ में फिर दौड़कर, फिर अपने मन से आनंद के साथ खेलते हैं। ये वास्तविक खेल है जो बच्चा खेलता है। उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये जो है 11 वर्ष से जब बच्चा ऊपर में पहुंच जाता है तो फिर नियमबद्ध तरीके से खेलना है। अब वो जान गया कि मैं कबड्डी खेलूंगा तो मुझे 11 चाहिए, खो खेलूंगा तो 11 चाहिए, अगर मैंने ये कर दिया तो फाउल हो जाऊंगा, वो कर दिया तो फाउल हो जाऊंगा। मतलब वो पूरे नियम को जानकर नियमबद्ध तरीके से वो क्या करता है, खेलता है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये है खेल। अब बात आती है जब खेल की, तो कुछ खेल विधि है और उसके जनक है। आजकल स्कूलों में
जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं ना तो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ खेल विधि और उसके जनक। तो देखो किंडरगार्टन, अब जो है किंडरगार्टन, इसके जनक कौन है? तो फ्रॉबेल है, याद रखना, किंडरगार्टन फ्रॉबेल। मॉन्टेसरी विधि के जनक है मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक किसको कहेंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग को कहेंगे। प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको कहेंगे? किलपैट्रिक को कहेंगे। और डाल्टन की जनक क्या है? श्रीमती पार्कहर्स्ट को कहेंगे। और बाल्चर विधि जिसके जनक क्या है? बेडेन पावेल को इसके जनक का नाम दिया गया है। तो ये है खेल विधि और उसके जनक, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पर भी मैं एक झलक डाल लूँ, उसके बाद आज की क्लास को करेंगे ख़त्म। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा भी है 4-5। देखो, अभी आपने बार बार सुना हो अभिरुचि क्या है, अभिक्षमता क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभिरुचि, इसी को ही रुचि कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। रुचि एक ऐसा भाव या अनुभूति है जो किसी वस्तु पर दिए जाने वाले ध्यान या कोई इच्छा के साथ किया जाने वाला काम होता है। यानी यदि हम किसी कार्य को इंटरेस्ट के साथ, इच्छा के साथ जब करते हैं तो वही अभिरुचि या रुचि कहलाता है। ठीक है, इसमें जो रुचि है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत, 3 प्रकार के कहें, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो व्यक्त रुचि, अर्थात जिसको हम व्यक्त करते हैं कि जैसे हम बताएंगे कि मोला यह चीज़ अच्छा लगती। दूसरा होता है प्रगट रुचि, अपने आप प्रकट होते रहता है, बिना बताए उसको देख के आप जान जा रहे हो कि उसकी रुचि किस में है। और तीसरा है आविष्कारक, यानी कि उसमें रुचि डाली जाती है ना, उसमें रुचि खोजी जाती है कि उसमें क्या चीज़ को उसको अच्छा लगता है, वो खोजा जाता है। तो ये 3 तरह के रुचि है। अभिक्षमता देखो क्या होता है, अभिक्षमता जिसको एप्टीट्यूड कहा जाता है, तो किसी विशेष विषय क्षेत्र का ज्ञान, अभिरुचि, कौशल आदि विकसित करने की क्षमता। यानी यदि आप विभिन्न क्षेत्र के ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, कौशल लेना चाहते हैं, तो यही अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये अभिक्षमता। स्मृति क्या होता है? स्मृति यानी मेमोरी है, मेमोरी यानी कि दिमाग से संबंधित है। तो एक यह मानसिक क्रिया है जिसका आधार क्या है? अर्जित अनुभव। यानी कि इसमें एक धारणा, एक व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतन में लाकर, यानी स्मृति का अर्थ ये है आपने जो चीज़ें ग्रहण किया है अपने दिमाग में, समय आने पर यदि आप उसको बता सकते हैं, याद आ जाता है, तो वो कहलाता है स्मृति। माने समय आने पर आप यदि उसको निकाल सके, वही चीज़ें आपको याद आ जाए, वो स्मृति कहलाता है। अगर वो याद आ जाए, आप उसका उपयोग कर पाओ। वुडवर्थ ने कहा कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसका स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृति एक और परिभाषा इसने दी, सीखी हुई बात का सीधा प्रयोग करना या उपयोग करना ही स्मृति। भाई जो चीज़ याद है, जैसे मेरे को साइकिल चलाना आता है, लेकिन मैं बड़े बार यहाँ मैं बाइक चलाता हूँ, लेकिन जब मुझे 10 साल बाद कोई साइकिल चलाने को दे और मैं साइकिल को चला लूँ, मतलब मेरे में वो स्मृति है, वो याद है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसका उपयोग कर लिया। यही कहलाता है स्मृति। ठीक है, विस्मृति क्या है? तो स्मृति का ये ठीक विपरीत कह सकते हैं। अर्थात जैसे स्मृति में कोई चीज़ समय आने पर याद आ गया है ना, वो स्मृति है। जबकि विस्मृति क्या है? जो चीज़ें हमने सीखा है वो समय आने पर भी याद नहीं आता, यानी कि वो क्या हो जाए, वर्तमान चेतना में लाने का हम असफल प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद भी वो याद नहीं आता, वो भूतकाल में इतना चला जाता है कि वो कितना भी हम याद कर लें वो हमको याद ही नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है? फिर विस्मृति कहलाता है। ठीक है, तो ये है स्मृति और विस्मृति, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्लास कल आएगी, और क्लास अगली क्लास में अगले टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा, शिक्षक के अधिकार अधिनियम। अधिनियम पर ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्ट हैं उस पर बात होगी, कल बात करेंगे। तो इस सेशन को आज यही समाप्त करेंगे। साथ ही जितने भी नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी गुरुजनों तक जो सीजीटेट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री बैच आप सबके लिए प्रोवाइड हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिल करके तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।